स्वागत है आपका एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। पिछली क्लास में वैदिक सभ्यता हमने शुरू किया था, ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जानने का प्रयास करेंगे। अब तक हमने क्या क्या देखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने समझा वैदिक सिविलाइजेशन किसे कहते हैं, ये दो पार्ट्स में है, वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड। सिविलाइजेशन कैसे कहते किसे हैं, तो सिविलाइजेशन की परिभाषा हमने पढ़ी कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम या साधन सभ्यता के परिचायक होते हैं। सभ्यता के अंतर्गत उन समस्त साधनों को सम्मिलित किया जाता है जो मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित होते हैं तथा मानवीय जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। फिर हमने वैदिक सभ्यता के स्रोत जाने कि 4 प्रकार हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था दोनों में डिफरेंसेस क्या हुआ, लोहे की खोज ने किस प्रकार से इस सभ्यता को पलट करके रख दिया था। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से। अब यहां से हमें पढ़ना है आगे का प्रोसेसिंग। अब यहां से हमको आगे का क्लास स्टार्ट करना है। तो पहला पॉइंट है कि प्रारंभिक वैदिक काल, पेन चेंज कर लेता हूं कलर। प्रारंभिक वैदिक काल को अक्सर ऋग्वैदिक काल के रूप में जाना जाता है क्योंकि ऋग्वेद इसी अवधि के दौरान लिखा गया था, तो ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे पुराना हो गया। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान आर्य सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि के रूप में जानी जाने वाली भूमि में रहते थे। तो सप्त सिंधु का मतलब क्या है, 7 नदियां। इन 7 नदियों को ऋग्वेद में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और आज आधुनिक नाम अलग है। जैसे सिंधु को सिंधुई कहा जाता था, झेलम को पहले वितस्ता कहा जाता था, विपाशा किसका नाम था जो आज व्यास नदी है, अश्किनी ये चिनाब नदी का पुराना नाम है, शतुद्री सतलज नदी का पुराना नाम है, परुष्णी ये रावी नदी का पुराना नाम है, और फिर एक थी पौराणिक नदी सरस्वती। ठीक है, ये पोर्शन हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या था, तो आर्य मुख्य रूप से सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास यहां बसे, जैसा कि ऊपर मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में बताया गया है। उन्होंने इस सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि को अपना एरिया बनाया, अपना घर बनाया, और गंगा और यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है, जबकि सरस्वती को अधिक महत्व दिया गया है। समुद्र का उल्लेख आमतौर पर ऋग्वेद में नहीं मिलता। अगर क्वेश्चन पूछे क्या समुद्र का उल्लेख है, तो नहीं मिलता है समुद्र का उल्लेख। इनकी पॉलिटिकल संरचना क्या थी, राजनीतिक संरचना। प्रारंभिक वैदिक समाज एक अर्ध खानाबदोश समाज था जिसकी विशेषता पशुचारण क्या था, पशुचारण अर्थव्यवस्था थी। आदिवासी प्रमुख को राजन, गोपति या गोप कहा जाता था, यानी जो आदिवासियों का प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था, गोप या राजन कहलाता था। जनजाति कबीले को जन कहा जाता था, जो ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी। तो जन क्या है, सबसे बड़ी सामाजिक इकाई है। सामाजिक समूहीकरण कुल राजनीतिक संगठन की मूल इकाई थी। कुछ परिवारों के एक समूह ने ग्राम नामक गांव का निर्माण किया, इसका नेतृत्व ग्रामीण करता था। तो छोटे छोटे गांवों का जो नेतृत्व करता था वो क्या कहला रहा है, ग्रामीण कहला रहा है। ऐसे गांव या ग्रामों का समूह सामूहिक रूप से विश्व का प्रमुख विश्वपति बनता था। यानी गांव अलग अलग जो थे उनको अगर मिला करके 4, 5, 10 गांव एक कर दिया जाए तो उनको जो देखता था वो क्या कहलाता था, विश्वपति कहलाता था। बदले में ऐसे विश्व के समूह को जन कहा जाता था और इसका नेतृत्व गौपति या गोप करता था। राजन की अध्यक्षता में सबसे बड़ी इकाई जो थी राष्ट्र थी। जनजातीय सभाओं को सभा यह लोगों के एक चयनित समूह से बना था जो संवेदनशील मुद्दों को संबोधित करते थे, और समिति या विषा नामक सभी जनजाति के निवासियों के लिए एक बैठक थी। यानी सभा
संभ्रांत लोगों के लिए थी और समिति आम जन के लिए थी, जिसमें वो बैठ करके विचार विमर्श कर सकते थे। सामाजिक संरचना देखते हैं। वैदिक परिवार प्रकृति में पितृसत्तात्मक था, यानी पुरुषों की प्रधानता थी, लेकिन महिलाओं को सम्मानजनक स्थान दिया गया था। पहली वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको एरो वाइज बताया है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछली वीडियो में जाकर के नीचे पिन किया हुआ है, आप जरूर देख लेंगे तो आपको ये और ज्यादा पोर्शन समझ में आएगा। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि उन्हें समितियों के साथ साथ सभाओं में भी भाग लेने की अनुमति थी। इसके साथ ही कुछ विदुषी महिलाएं थी, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, अपाला, विश्वरा, घोषा, लोपामुद्रा। प्रारंभिक वैदिक काल में महिला विदुषी कवित्रियां थी। यहाँ बाल विवाह अनुपस्थित था। याद करिए, मैंने चाइल्ड मैरिज बताया था, वैदिक पीरियड में नहीं था और लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट हो गया था। आमतौर पर मोनोगैमी का प्रचलन था, लेकिन कुलीन और शाही परिवारों में बहुविवाह प्रचलित था। यानी आमतौर पे अगर देखा जाए तो आम जनमानस के लिए एकल विवाह था, लेकिन कुलीन परिवारों में बहुविवाह प्रथा चल रही थी। सामाजिक भेदभाव भी मौजूद था, लेकिन यह कठोर नहीं था, वंशानुगत नहीं था। प्रारंभिक वैदिक संस्कृति धन के स्रोत के रूप में मवेशियों के इर्द गिर्द घूमती थी, जैसा कि गोत्र शाब्दिक अर्थ मवेशी का लिया गया है और ये परिवार की इकाई कहा जाता था। अघन्या शब्द गाय के लिए कहा गया, न मारने योग्य। फिर उसके बाद आर्थिक संरचना, ये भी ऋग्वैदिक एरा की है। मुख्य रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। मनुष्यों का धन अक्सर उसके स्वामित्व वाली गायों की संख्या से मापा जाता था, जिसे अघन्या कहा जा गया है, न मारने योग्य। औपचारिक कराधान प्रणाली अनुपस्थित थी, यानी कराधान की कोई प्रणाली नहीं थी कर देने की। ऋग्वैदिक लोग कृषि करते थे। प्रारंभ में व्यापार एक वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी मेरे पास गेहूं ज्यादा हुआ है तो तुम रख लो और तुम्हारे पास चावल ज्यादा है तो तुम मुझे दे दो, इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। लेकिन बाद में निष्क नामक सिक्कों का उपयोग किया जाने लगा, जिसकी अभी पूरी प्रामाणिकता नहीं प्राप्त होती है। प्रारंभिक वैदिक काल का धर्म क्या था? तो प्रारंभिक वैदिक काल लोग मुख्य रूप से प्रकृति के उपासक थे। इस अवधि के दौरान पूजे जाने वाले महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। याद करिए, चारागाह की आवश्यकता थी और गायों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो चारागाह जब अच्छे होंगे तो गायों को अच्छा भोजन मिलेगा, और चारागाह अच्छा कब होगा? जब अच्छी बारिश होगी, और अच्छी बारिश के लिए देवता किसे होना चाहिए? इंद्र को। इसलिए इंद्र देवता थे इनके। अगले महत्व में वरुण, वर्षा, अग्नि, सूर्य, पृथ्वी थे। उषा और अदिति की तरह महिला देवियों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन वहां कोई मंदिर और मूर्ति पूजा उपस्थित नहीं थी। यानी ऋग्वैदिक लोग प्रकृति के पूजक थे। मूर्ति की पूजा या मंदिर की अवधारणा ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलती है। तो ये था आपका ऋग्वैदिक काल का एक संपूर्ण स्ट्रक्चर, जिसको आपने समझ लिया। हमने वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में जो डिफरेंशिएशन किया है फर्स्ट पार्ट में, वो देखना आप मत भूलिएगा, उसको जरूर आप देख लीजिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आज हमने ऋग्वैदिक पे बात की है। थर्ड वीडियो में हम लेटर वैदिक पीरियड की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना पे बात करेंगे। तब तक जुड़े रहिए एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म से। और किसी भी आपको सूचना प्राप्त करनी हो किसी एग्जाम से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट्स कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी, तो आप जरूर इसे और भी अभ्यर्थियों तक पहुंचाएंगे ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। एग्जाम 30 रिजल्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है, जो स्टूडेंट्स की संघर्ष के दिनों का भी साथी है और सफलता की खुशियों को मनाने वाला भी साथी है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, हम सदा आपके साथ आपकी सफलता के लिए काम करते रहेंगे। देखते रहें और एग्जाम 30 पर बने रहें। जय हिंद।